हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस हम देखने वाले हैं। ठीक है ना? सो प्रीवियस कुछ सेशन में वी हैव डन विद सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। मैंने बेसिकली उसमें किस तरह के कैलकुलेशंस होते हैं, किस तरह से आपको डेटा दिया जाता है, ये भी बताया था। मैं आज क्या करता हूँ कि क्विकली वो चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है? बहुत बेसिक वाली चीजें नहीं रिवाइज कराऊंगा, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए जरूरी है समझना। देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, उसमें सबसे पहली चीज आपको ये नोटिस करनी है कि जब वो आपको कुछ डेटा देते हैं, सो डेटा देने का फॉर्मेट जो होता है उसमें वो क्या करता है, आपको जो एजेस या फिर रेशियो दिए होते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं, है ना। हमारे अगर टेंसेस की बात करें ना, तो पास्ट में कुछ चीजें होती है ना, प्रेजेंट में कुछ चीजें होती है, और कुछ चीजें जो है ना फ्यूचर में होती है। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे दिया जाएगा? देखो कि कोई एक पर्सन है ए, अब उसका आज एज अगर 23 ईयर्स है, तो उसका 5 साल बाद कितना होने वाला है एज? तो आप उसमें 5 ऐड करते हो और 28 बता देते हो। सही है? अब अगर मैं आपको कहूं कि इसी पर्सन का जो एज है वो मुझे 3 साल पहले कितना था वो बताओ, तो आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से और आंसर बता दोगे 20 ईयर्स। ठीक है ना? इस तरह से जब आपको कोई एक पर्टिकुलर एज की वैल्यू दी होती है, आप आगे पीछे उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसके चेंजेस बता सकते हैं। ठीक है ना? इशू कब होता है? जब ये वैल्यू आपको पास्ट वाली दी होती है और फ्यूचर में डायरेक्ट जंप करना होता है। देखो, अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये जो ए पर्सन है उसका 3 साल पहले एज 23 ईयर्स था, 3 साल पहले अगर उसका 23 ईयर्स था, और मैंने अगर आपको पूछा कि बताओ 5 ईयर्स लेटर उसका एज कितना होने वाला है, तो ये कैसे होगा? देखो, ये 3 साल पहले वाला अगर एज है तो आप उसमें 3 ऐड करोगे तो आज का एज मिलेगा आपको 26 ईयर्स, और फिर आपको और 5 साल ऐड करने हैं उसमें, और फिर 31 जो है आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे इशू क्या है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली ही केस दी होगी, इस प्रेजेंट के बारे में वो बात ही नहीं करेंगी। सो व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ यू शुड कंसीडर दिस प्रेजेंट टेंस, है ना। आप अगर डायरेक्टली इस 23 में +8 करते तो डायरेक्टली 31 आंसर मिल जाता। सो ये जो +10 है ना, ये वे आपको पता होना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि अगर कॉन्जिक्यूटिव टेंसेस होते हैं, जैसे कि फ्यूचर और प्रेजेंट में रिलेशन होता है, पास्ट और प्रेजेंट में रिलेशन होता है, वो जल्दी से प्लस माइनस करके आ जाएगा। लेकिन पास्ट और फ्यूचर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी होती है तो उसके बीच में ये प्रेजेंट जो वैल्यू होगी उसके बारे में आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे और एक चीज, पास्ट की जो भी वैल्यू होगी ना, उसमें ये वर्ड्स आपको नोटिस करने, एक बिफोर होता है, एक होता है एगो। जिस भी वैल्यू के साथ बिफोर और एगो जुड़ा होगा ना, वो आपको पास्ट की वैल्यू बताएगी, और जिस वैल्यू के साथ आफ्टर या फिर हेंस ये वर्ड जुड़े होंगे, है ना, वो आपको बताएगा फ्यूचर की वैल्यू। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, किस तरह से ये चीजें मैंने बताई है। अब फॉर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये चीज याद रखो, आपको अगर मैं कहूं कि ए और बी इनके एज का रेशियो 2:3 है, ठीक है, सो आप जो है ए का एज 2x और बी का एज 3x कंसिडर कर सकते हो, सेम वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में हमने कंसिडर किया। फिर जो भी चेंजेस दिए होंगे ना, वो हम आराम से यहाँ पे डील कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि एज द रेशियो ऑफ, आपको अगर ऐसे कहा होगा उन्होंने कि क्या, रेशियो ऑफ एज 3 years बिफोर, मतलब देखो ये पास्ट वाली वैल्यू है, एंड बीज एज 3 years आफ्टर इज 2:3। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से अलग अलग वे से सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे आप एज टू बी 2x 3x नहीं ले सकते, रॉन्ग हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है ना? यहाँ पे आपकी वेरिएबल्स जो है वो अगर आपको सिंपल तरीके से कंसिडर करना है ना, आप एक्स में करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं इजी वे बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि ए का और बी का एज जो है वो एक्स और वाई अगर कंसिडर करते हो ना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स, तो रेशियो ऑफ एज 3 years बिफोर, ये अगर एक्स और वाई आज के एज है तो 3 years बिफोर x-3 का हो जाएगा, और ये वाई जो है 3 years आफ्टर, मतलब y+3 हो जाएगा। और फिर जो है इस रेशियो को आप 2:3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ना, जब आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस को कैटेगराइज करो अलग अलग वेज में, थोड़ा सा कैटेगराइज करते हो इस तरह से सोचो कि रेशियो सेम फॉर्मेट का होता है, ठीक है,
और अलग अलग टाइम जोन का दिया होता है, तो उनका मूवमेंट जो है वो सेम तरीके से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये पहली केस में अगर मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ, इसमें 5 ऐड करता हूँ, वो सिमिलर तरीके से आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं x में 5 ऐड करता हूँ और y में 5 ऐड करता हूँ ना, ये सेम समय में नहीं रहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो अलग अलग समय की वैल्यूज, समझ रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। बाकी देखो आपके मेजर क्वेश्चंस नहीं पहले टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो बहुत इजी होता है टू सॉल्व। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट वन टू सॉल्व, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम क्वेश्चन के थ्रू जो है ये सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, आपको उसको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। कंटिन्यूअसली ये जो लेक्चर की हमारी पूरी सीरीज है इसको देखते रहिए, ठीक है ना, आपको कभी भी कोई चीज मिस नहीं लगेगी उसमें। जब ये अलग अलग हम टाइप्स करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना, आपके सारे टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, समझ रहे हो। तो उसके अलावा बाहर आपको कोई दूसरे क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि आउट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है। सो यू शुड फॉलो ऑल दिस सीरीज एंड ऑल द क्वेश्चंस। मैं पहला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं यहाँ पे, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। If the percentage of ratio of A and B is 2:7, देखो मैंने 2:3 बताया था। अब ये प्रेजेंट का रेशियो है दोनों का, ये याद रखो, ये प्रेजेंट का रेशियो है 2:7 A और B का। And 31 years hence the ratio becomes 7:9. Then find the ratio of their ages after 5 years. 5 साल के बाद जो है उनका रेशियो कितना होगा ये बताना है आपको। मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं क्या आप में से कुछ लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। तो मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ट्राई विद इट, मुझे आंसर बताइए। ओके फाइन, आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी का जो भी रेशियो दिया है, लाइक 2:7 है, ठीक है, आज का रेशियो है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट में उनका रेशियो कितना है। सो ए का एज 2x है और बी का 7x है, ऐसा कंसिडर करना है, रेशियो हमने लिया है, ठीक है। आफ्टर 31 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब क्या, आफ्टर, आफ्टर मतलब आगे, 31 ईयर्स लेटर। सोचो कि ए का एज अगर आज 2x है तो 31 साल में कितना होगा, 31 ऐड करना पड़ेगा उसमें। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 31 ईयर्स हेंस, मतलब 31 साल बाद क्या होगा, ए का एज बन जाएगा 2x + 31 और बी का एज कितना बन जाएगा 7x + 31। ये अभी 31 साल बाद की वैल्यू होगी, ठीक है।
ये होने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि इसका रेशियो जो 7:9 आ रहा है 31 साल बाद। मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करने के पर्पज से इसको इस तरह से लिखता हूँ, A/B क्या होता है, A/B होता है। तो A का एज 31 साल बाद जो है वो 2x + 31 है, और B का कितना है 7x + 31 है, ठीक है। और इसका रेशियो कितना है, यस 7:9 है। बस यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप कंफर्म करने हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपका आंसर आ जाएगा। सो देखो 9 से आपको क्या करना है, 2x + 31 को मल्टीप्लाई करना है ना, और 7 से मल्टीप्लाई करना है 7x + 31। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करने में जल्दी जल्दी नहीं करनी है। देखो 9 × 2x कितना होता है, ये होता है 18x + 9 × 31। मैं इसका पूरा नहीं लिखूंगा, बस ऐसे लिख देता हूँ, 7 7 49x + 7 × 31 इसी तरह से लिख देता हूँ। मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं कर सकता था, है ना, लाइक 9 1 9, 9 3 27, तो 279 आ जाता मेरा, मैं लिख सकता था इस कैलकुलेशन में, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा है आपको बाद में पता चलेगा। देखो अब मुझे ना इसको सिर्फ एडजस्ट करना है, मैं एडजस्ट करूंगा तो देखो कैसे आएगा, लाइक एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड लेके आता हूँ, 49x - 18x आ जाएगा वो, ठीक है। और 9 × 31 - 7 × 31 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 49 - 18 जो है वो आ जाता है 31x, ठीक है। और मैं इन दोनों जो टर्म है 9 × 31 और 7 × 31 में से 31 अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 9 - 7, समझ रहे हो आप, 9 - 7 रह जाएगा। आप देखो ये 31 31 कैंसिल हो गया, तो फालतू में मैं कैलकुलेशन करता, पूरा वैल्यू कैलकुलेट करता, और वहां पे गड़बड़ गड़बड़ नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। तो एक्स रह गया यहाँ पे, और 9 - 7 कितना होता है, 2 होता है, तो एक्स की वैल्यू मेरी 2 आ गई, समझ रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है लिख लेता हूँ, है ना। ए कितना है, 2x है, मतलब 2 × 4 है, और बी कितना है, 7x है, तो 7 × 14 है, ठीक है। लेकिन ये कब है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years आफ्टर, इसके 5 साल बाद। देखो ए और बी, राइट, सो ए 5 साल बाद कितना होगा, 4 + 5 हो जाएगा, और बी कितना होगा 5 साल बाद, 14 + 5 हो जाएगा। सो 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, एंड 14 + 5 कितना होता है, 19 होता है। मतलब आपका आंसर कितना आएगा, 9:19। देखो कितना इजी है सॉल्व करना, समझ रहे हो आप। सो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो आप उसको नहीं पढ़ोगे, है ना। बिना पढ़े किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आपको, ये चीज याद रखिए। कि क्या होता है कि जब आप बिना पढ़े किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो, वहां पे इशू होता है कि कभी कभी वो इजी होता है, दिखने में बड़ा होगा, दिखने में कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, वो आपको इजी आंसर दिलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले क्वेश्चन को जल्दी से स्कैन करना है आपको, ठीक है। स्कैन करने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। क्विकली लेना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, है ना। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। The sum of age of A and B is 15 more than the total age of B and C. What can be the suitable difference between A and C? ऐसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, थोड़ा सा ना उसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें होती नहीं है कुछ क्वेश्चन में, समझ रहे हो। तो जो भी वैल्यूज दी है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से जो है उसका सॉल्व कैसे किया जाएगा ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय आपके लिए रुकता हूँ, देखते हैं आप किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो देखो ये ना बेसिक मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, जिस तरह से लिखा है ना उस तरह से भी आप लिखोगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं आप, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का सम कर दो, वो 15 मोर है, मतलब 15 ज्यादा है इससे, बी और सी के सम से, समझ रहे हो। अब इनमें जो भी कैलकुलेशन करोगे आराम से आपको आंसर मिल सकता है। देखते हैं आप कितना क्विकली सॉल्व करते हो इसको।
ओके, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इस लॉजिक को समझा होगा। मैंने क्या कहा कि बेसिक मैथ्स का लॉजिक है इसमें ना, कोई भी डिफिकल्ट वाला ऐसा लॉजिक नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का सम, ठीक है, इज 15 मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। मतलब अगर मैं ए और बी को यहाँ पे लिखूं और उसका डिफरेंस, देखो मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था कि 15 मोर देन 15 लेस देन का मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंस है। 15 ईयर्स यंगर, 15 ईयर्स एल्डर, मतलब वो क्या होता है, वो भी डिफरेंस होता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे ए प्लस बी की जो सम है वो 15 मोर है, किससे? बी और सी की सम से। समझ रहे हो? तो ए और बी की मैंने सम कर दी, एक ब्रैकेट में रख दी और उसका डिफरेंस लिया बी और सी की सम के साथ, तो वो कितना है? 15 है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो देखो मैंने अगर ये ब्रैकेट निकाल दी तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 15। देखो इस माइनस साइन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद साइन बदल जाएगी, इसलिए साइंस बदली है। देखो बी और बी कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी, तो क्या बचा है अभी? ए माइनस सी बचा है, और कितना है वो? 15 है। देखो कितना इजीली आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने पूछा है ना डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, वो तो ए एंड सी का डिफरेंस मतलब ए माइनस सी, तो ये आपको दिख रही है वैल्यू, ए माइनस सी विच इज 15। कितना इजी था सॉल्व करना, ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट होता है, बट उसमें लॉजिक जो है वो एकदम सिंपल होता है। अभी बेसिक मैथ्स का लॉजिक है, ठीक है ना? इसमें कोई भी ना रेशियो वाली टर्म हमने यूज की है, ना कोई मेथड यूज किया है, ना कोई कैलकुलेशन किया है बहुत बड़ा, ठीक है? सो ये आपको समझना। एंड दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को क्विकली आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज यंगर टू बी, है ना, एंड बी इज ओल्डर टू सी, समझ रहे हो? ए इज यंगर टू बी मतलब ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी इज 50 ईयर्स, है ना, बी और सी का जो सम है वो 50 साल है, 50 ईयर्स है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए? बी और ए का डिफरेंस कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखते हैं आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो उसे। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए।
I hope all of you are calculating the answer for this one. मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ आपको इसको समझने के लिए अच्छे से, ठीक है, so that you can calculate this one. चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना होता है. ए इज एज यंगर टू बी. देखो ए बी से छोटा है, तो मुझे अगर उनका डिफरेंस पता करना है तो बी में से मैं ए सब्ट्रैक्ट करूंगा. देखो ए की वैल्यू छोटी है ना, तो बी माइनस ए ही लेना पड़ेगा, ए माइनस बी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है. एज बी इज ओल्डर टू सी, मतलब इसका क्या होता है, मतलब कि ए उतना ही छोटा है बी से, उस वैल्यू से जितना बी सी से बड़ा है. तो ये किसके बराबर है, बी सी से बड़ा कितना होगा, तो बी माइनस बी बड़ा है ना, तो बी माइनस सी जितना करोगे आप. देखो बी माइनस ए और बी माइनस सी का दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए. सोचो सोचो सोचो, यहाँ पे अगर बी का जो एज है वो 15 साल है, ठीक है ना. सो यहाँ पे अगर ए का एज 10 होता है, मतलब ये 5 अगर आ रहा है, समझ रहे हो आप, तो बी और सी का डिफरेंस भी 5 ही आना चाहिए. ये समझ रहे हो आप, है ना. इस तरह से आपको इसको सोचना होता है. तो जब मैं बी के एज में से ए का एज सब्ट्रैक्ट करूंगा और बी के एज में से ही सी का एज सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए. समझ रहे हो आप. ए इज एज यंगर टू बी एज बी इज ओल्डर टू सी, मतलब सी भी उतना ही उससे छोटा होगा बी से. समझ रहे हो. इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी, ये कंडीशन में पहले लिख देता हूँ कि बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू कितने दी है, 50 साल दी है. देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है. देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, बी और ए का डिफरेंस पूछा है उन्होंने, ठीक है. आपके पास बी प्लस सी की वैल्यू है, समझ रहे हो. तो मैं क्या करता हूँ, बी प्लस सी लिखने के लिए सी को इस साइड लेके आता हूँ और ये जो ए है इसको इस साइड लेके जाता हूँ, देखते क्या होता है. तो सी अगर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है. और ये अगर ए मैं इस साइड लेके गया तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस ए हो जाएगा. समझ रहे हो. सो बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 50 है, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. 50 इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया मेरा. बी प्लस ए मतलब क्या होता है, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. समझ रहे हो आप. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी था, ए आपका प्लस हो गया, ये तो एडिशन आ गया. समझ रहे हो आप. तो आपके पास ए प्लस बी का वैल्यू है 50 और बी प्लस सी का वैल्यू है आपके पास 50. सो क्या आप इससे फाइंड आउट कर पाते हो, बताओ जरा. है ना. ये आपका वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा, ए प्लस बी है आपके पास, ए प्लस सी है. अगर मैं इन दोनों में से देखो, अगर मैं, उन्होंने क्या पूछा है, बी और ए का डिफरेंस पूछा है. देखो ये दो इक्वेशन बने मेरे, ऐसा सोचो आप, ठीक है. अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ इनको या ऐड भी करता हूँ, चलो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा मेरा. सही है ना. मतलब मैं सॉल्व नहीं करूंगा अभी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं. इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, देखो तो ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, तो ये बी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना. और ए माइनस सी रह जाएगा. तो ए माइनस सी मतलब ए और सी का डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने तो बी और ए का डिफरेंस पूछा. समझ रहे हो आप. अब ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू, बी प्लस सी की वैल्यू है, बी माइनस सी की वैल्यू आ सकती है क्या आपके पास, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस ए है, उसकी भी वैल्यू है नहीं हमारे पास. समझ रहे हो आप. तो यहाँ पे आप जो है बी और ए का डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते. समझ रहे हो आप. तो फिर यहाँ पे आंसर जो है, यू कांट फाइंड इट आउट. सी एंड डी आपका आंसर होगा. क्लियर है ना. तो देखो बेसिक मैथमेटिक्स के रिलेशंस यूज करना है किसी क्वेश्चन में, क्या आराम से जो है आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन में किस तरह से आपको डील करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इफ सम ऑफ एज ऑफ जय, दिव्या एंड रवि इज 66. जय, दिव्या और रवि के एज का सम कितना है, 66 है. द रेशियो ऑफ देयर एजेस 2 years बैक इज 5:4:3. 2 साल पहले वाला उनका जो एज का रेशियो है वो 5:4:3 है. मतलब आप सोचो कि जय, दिव्या और रवि उनका एज 5x 4x 3x है 2 साल पहले. तो फिर ये जो सम है 66 वाली, ये तो आज की है. सबसे पहले आज की सम में आओ आप, देन फाइंड द एज ऑफ दिव्या. थोड़ा सा समय देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो, किस तरह से आंसर फाइंड आउट करते हो. ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करना है, मुझे बताना है.
थोड़ा समय आपको देता हूं मैं, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस वन। तो आपके क्वेश्चन में कौन कौन है? आपके क्वेश्चन में है जय, फिर दिव्या और रवि है ना। अब ये जो है इनका रेशियो 5x, 4x और 3x, लेकिन ये कब का है? 2 years बैक। तो यहाँ पे ना इसके सामने मेंशन करना मत भूलिए, ये जो रेशियो है वो 2 years बैक है, ठीक है। फिर आज का रेशियो, प्रेजेंट का रेशियो कितना हो जाएगा इनका? प्रेजेंट का देखो, 2 साल पहले अगर उनके एजेस 5x, 4x, 3x होते हैं, तो आज जय का एज कितना होगा? 2 साल से बड़ा होगा वो, है ना। मतलब 2x प्लस 5x प्लस 2, देन 4x प्लस 2, एंड रवि का हो जाएगा 3x प्लस 2। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उनकी आज की सम, द सम ऑफ एज ऑफ जय, दिव्या एंड रवि इज 66। मतलब अगर मैं आज के एजेस की उनको सम करता हूँ तो दिस शुड बी इक्वल टू 66, ठीक है ना। बस आपको इसको ऐड करना है, तो 5x, 4x, 3x, इसका एडिशन कितना होता है? 5 और 4 9, एंड दिस 3, दिस इज 12x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आ जाता है 6, which is equal to 66। ये 6 प्लस जो है इस साइड चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो दैट विल बी 2x माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू 66 माइनस 6 कितना होता है? 60 होता है। सो ये x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है? दिव्या का परसेंटेज, है ना। दिव्या का परसेंटेज कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे दिख रहा है 4x प्लस 2, है ना। ये प्रेजेंट की साइड है ना, प्रेजेंट का कैलकुलेट करना है आपको। तो प्रेजेंट 4x प्लस 2 है, मैं इस साइड लिख देता हूँ 4x प्लस 2 की वैल्यू। 4x, x मतलब कितना? 5 आ जाता है, प्लस 2। सो 4 इंटू 5 जो है ये आ जाएगा 20 प्लस 2, मतलब आपका आंसर कितना होगा? 22 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। देखा आपने कितना इजी था कैलकुलेट करना। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा है किस तरह से कैलकुलेशन करना है। देखो, जब आप कैलकुलेट करो ना, कोई चीज अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा कही जाती है आपको, सबसे पहले देखो कि कौन सी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली आपको डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं आप कितने क्विकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करता हूँ। 10 years ago, A's age was half the age of B। 10 साल पहले ए का एज जो है वो हाफ है बी से, ठीक है। If the ratio of their present age is 2:3, then what will be the sum of their present age? Present age की sum पूछी है उन्होंने, ठीक है। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हो।
आई होप ऑल ऑफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस वन। देखो आपको ना एज इज हाफ द एज ऑफ बी, तो आपका अगर बी का एज 1 पकड़ते हो तो ए का उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। तो उससे ना आपको ए और बी का रेशियो मिलता है एज का, और वो रेशियो जो है वो बदल के 2:3 हुआ ऐसा कहा जाता है। तो आपको थोड़ा सा उस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 10 ईयर्स है ना। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ए और बी का एज का रेशियो लेता हूँ। सो कितना है यहाँ पे ए और बी का एज का रेशियो, ए और बी जो है, बी अगर 1 है तो ए कितना है 1/2। समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे दिया ना, एज एज वॉज हाफ द एज ऑफ बी, और ये कब है 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले। समझ रहे हो आप, 10 ईयर्स एगो है। तो 1/2 और 1 है तो 1 के नीचे तो 1 होता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको 1:2। तो ये 10 साल पहले वाला रेशियो कितना है, 1:2 है, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट में उनका रेशियो 2:3 है। सो प्रेजेंट में रेशियो कितना है, 2:3। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखो ए डिवाइडेड बाय मैं बी कर सकता हूँ। ए का जो है 10 साल पहले वाला एज कितना है, एक्स है, 1x मतलब एक्स हो जाता है, और बी का कितना 2 है मतलब 2x है। अब उन्होंने क्या कहा, 10 साल बाद जो है, मतलब ए भी 10 साल से बड़ा हो जाएगा, बी भी 10 साल से बड़ा होगा जाएगा। ये आज में आ जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले वाला एज था ना एक्स और 2x, उसमें 10 साल ऐड करोगे तो आज का एज मिलेगा। सो वो 2/3 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 3 से जो है x+10 को मल्टीप्लाई करो, और 2 से जो है 2x+10 को मल्टीप्लाई करो। देखो ये कितना आ जाता है, 3x+30 इज इक्वल टू 2 × 2 4x + 2 × 20 2 × 10 20 हो जाएगा। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, 4x - 3x ये हो जाएगा x, और 30 - 20 ये आ जाता है 10। तो x की वैल्यू अगर 10 आ गई, जो चाहिए वो मिल सकता है। उन्होंने क्या पूछा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज। अगर मैं सम देखूं यहाँ पे, प्रेजेंटेज में 2x 3x है, ये तो 5x आ रही है, मतलब 5 आ रही है। इस 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा आंसर मिल जाता है मुझे 50, मतलब 50 साल ये मेरा आंसर होगा। देखो इसको ना एक अलग वे से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, रेशियो वाली। सो क्वेश्चन किस तरह से होगा आपका, कि जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, लाइक कि आपकी कोई एक रेशियो जो है वो बदल के कोई दूसरा रेशियो हो जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन में ये होगा, ऐसे होगा। देखो देखो अगर ए और बी का रेशियो दिया है तो पहला रेशियो कितना मिला था हमें, 1:2 मिला था। तो ऐसे लिखना है आपको कि पहला रेशियो 1:2 था, बदल के कितना हुआ, 2:3 हुआ। अब ये जो पहला वैल्यू है ये कब का है, 10 ईयर्स एगो वाला है, ठीक है ना। और ये जो दूसरा रेशियो का वैल्यू है वो कब का है, ये प्रेजेंट का है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका गैप देखूं कितना है, ये 10 साल का है, 10 साल का गैप है, +10 करोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो 10 साल का अगर गैप है तो यहाँ पे रेशियो के टर्म्स में भी जो डिफरेंस है वही 10 साल का आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 का डिफरेंस दे रहा हूँ तो वो तो 1 आ रहा है, और 3 और 2 का डिफरेंस तो वो भी 1 आ रहा है। समझ रहे हो, 1 आ रहा है, 1 की वैल्यू ओरिजिनल 10 है, मतलब इस 1 की वैल्यू कितनी है, 10 साल है। सो 1 की वैल्यू 10 है, तो फिर यहाँ पे ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, ये जो 10 आपका फैक्टर आया है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे, उसी से 50 को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट आंसर 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आइदर वे आप यूज कर सकते हो, ये सेकंड वाला भी और ये फर्स्ट वाला भी, है ना। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। सेकंड वाले में इशू कब होता है, देखो कि ये जो डिफरेंस लिया है हमने, 1 और 2 का डिफरेंस 1 आया, 2 और 3 का डिफरेंस 1 आया, तो कभी कभी ये डिफरेंस सेम नहीं आता है। सो यू हैव टू मेक इट इक्वल। पहले उस डिफरेंस को आपको सेम करना पड़ता है, वो स्टेप आपकी बढ़ जाएगी, है ना। सो दोनों मेथड अपनी जगह पे जो है वो इजी है टू ऑपरेट, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इस फर्स्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ का कैलकुलेशन जो है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, कभी कभी अगर नंबर्स बड़े होते हैं। सेकंड में ऐसा कोई कैलकुलेशन बड़ा होने का चांस आपका बहुत कम होता है, लेकिन आपको इक्वेट करने के लिए उस लॉजिक को जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको। देखो जब क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, है ना, मैं आंसर मार्क कर दूं, तभी आपको उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, ताकि वो आपके पास आपके रिकॉर्ड में पड़ा हो,
ठीक है, बाद में जब आप उसको कॉपी में फिर से सॉल्व करने की कोशिश करोगे वो आपके पास एज अ मॉडल क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ। अभी आपको उस नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्या कह रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन में, 12 years ago the ratio of A and B was 4:7। 12 साल पहले 4:7 था। After 12 years the ratio become 2:3। Then find the present age of B। ठीक है, so present age of B फाइंड आउट करना है आपको। सो आपको पता है किस तरह से करना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। देखते हैं आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैं इसको दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना हो सकता है। ट्राई करिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके, लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो दोनों में से मैं आपको बताने वाला था इसको सॉल्व करने के लिए। देखो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 12 इयर्स एगो दिया है, सही ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 इयर्स एगो क्या है, ए और बी का जो भी एज है, ठीक है, वो कितना है
तो 4x और 7x है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब ये 12 ईयर्स आफ्टर जो है ये कितना आ जाएगा 2:3, मतलब 2x पर 3x ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, अगर आप पहली मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 12 साल पहले उनका ये एज था, ठीक है, प्रेजेंट पे उनका कितना एज है वो लिखना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 12x 4x प्लस 12 और 7x प्लस 12। अब आपको आगे जाना है और 2:3 को कंपेयर करने के लिए और 12 साल आगे, आफ्टर 12 ईयर्स, है ना। सो 12 ईयर्स आफ्टर जो है उसका रेशियो कितना होगा, देखो 4x प्लस 12 प्लस 12, है ना, और ये b का एज हो जाएगा 7x प्लस 12 प्लस 12, मतलब 4x प्लस 12 प्लस 12, मतलब ये 4x प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, और b का हो जाएगा 7x प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर a डिवाइडेड बाई b कर दूं तो a का एज कितना है 4x प्लस 24, मतलब 12 ईयर्स आफ्टर, एंड 7x प्लस 24 12 ईयर्स आफ्टर है, लेकिन ये रेशियो कितना है 2:3 के बराबर। अब आप करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 4x प्लस 24 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 7x प्लस 24, सही है। देखो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 12x प्लस 24 इंटू 3, मैं ऐसा ही रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई बाद में करूंगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, इजिली सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो ये 7 इंटू 2 जो है कितना आ जाएगा 14x प्लस 2 इंटू 24, ये इसको भी ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो 12x और 14x एक साइड लेके आओ, मतलब ये क्या हो जाएगा 14x माइनस 12x, ठीक है, और यहाँ पे 24 इंटू 3 माइनस 24 इंटू 2 आ जाएगा। अब 14 इंटू 12 कितना होता है, ये हो जाता है 2x, और इन ये जो 24 इंटू 3 है और 24 इंटू 2 है, इसमें से अगर मैंने 24 कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 होता है, सो इसका कैंसिलेशन तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2x इज इक्वल टू 24 अगर होता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ जाएगी, बस x की वैल्यू आपको मिल गई। आप किसी का भी एज कैलकुलेट कर सकते हो। किसका एज पूछा है उन्होंने कहा है b का प्रेजेंट एज कैलकुलेट करो, वो तो मुझे 7x प्लस 12 दिख रहा है, सो 7x प्लस 12 मतलब 7 इंटू 12 प्लस 12, तो ये 7 इंटू 12 जो है ये 84 आता है, प्लस 12 अगर आप करोगे तो वो मिल जाता है आपको 96 ईयर्स, मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो आप। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसको आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, देखो ए और बी का, है ना, पहला रेशियो कितना है 4:7 है, सही है, और दूसरा रेशियो कितना है 2:3 है, बस ऐसा लिखना है। ये 4:7 कब का है 12 ईयर्स एगो वाला है, ठीक है, और ये 2:3 कब का है 12 ईयर्स आफ्टर वाला है, ठीक है। 12 ईयर्स एगो और 12 ईयर्स आफ्टर, यहाँ पे गैप कितने साल का आ रहा है, तो ये 24 साल का आ रहा है, ये आपको समझना है। समझ रहे हो। मैंने सबसे पहला जब आपको बेसिक लॉजिक बता रहा था मैं, तो मैं आपको बताया था कि 3 साल पहले वाला एक वैल्यू दिया था 23 और 5 साल बाद वाला, तो मैंने क्या कहा था कि 3 और 5 डायरेक्टली 8 लिख दो, वहां पे 8 साल का गैप आता है, 8 साल। वैसे ही ये 12 साल पहले और 12 साल बाद उसके बीच में वो प्रेजेंट भी आता है, ये भूलना नहीं है। तो 12 प्लस करोगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो ये 24 है, मतलब फिर यहाँ पे 4 माइनस 2, ये तो 2 आ रहा है, और 7 माइनस 3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये तो सेम होना चाहिए, ये 2 का और 4 का, वो है नहीं। तो फिर यहाँ पे हमारी एक स्टेप थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी कि आपको ना ये डिफरेंस पहले सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करोगे आप, जरा देखो यहाँ पे वो क्या करना है, मैं कलर बदल देता हूँ इसके लिए। आपको ये करना है 2 और 3 का डिफरेंस लेना है, कितना है 1 है, उस 1 से इस 4 और 7 को मल्टीप्लाई करो, और आपको 4 और 7 का डिफरेंस लेना है, कितना है 3 का है, उस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आप जो है ये नए रेशियोस लिख दो आपका, लेकिन 4 इंटू 1 कितना हो जाता है, ये 4 हो जाता है, और 2 इंटू 3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6, ठीक है। 7 इंटू 1 कितना हो जाता है 7 हो जाता है, एंड आपका 3 इंटू 3 कितना हो जाता है 9 हो जाता है। ये पुराने रेशियोज अभी कंसिडर नहीं करेंगे हम, सारे नए जो सर्कल में हमने लिखे हैं वो वैल्यू कंसिडर करेंगे। देख 4 और 6 का डिफरेंस कितना है 2 है, 7 और 9 का डिफरेंस कितना है 2 है, देखो सेम हो गया। तो किसी भी 2 अगर दोनों का 2 है, मतलब इसका जो वैल्यू है, ये जो 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, इस 2 का जो वैल्यू है ना, इस 2 का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 24 है, 24 का गैप है ना यहाँ पे देखो। सो गैप तो 2 का दिख रहा है, 2 की वैल्यू 24 है, तो 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 24 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 12, और इसी 12 से जो भी कैलकुलेट करने के लिए कहा होगा वो आपको आंसर दिला देगा। देखो अब आपको फाइनल कैलकुलेशन करना है, तो 12 साल पहले उसका 7 इतना था, है ना, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करो,
है ना। तो ये 84 जो आता है वो 12 साल पहले वाला एज था, उसमें 12 ऐड करो आपको मिल जाएगा 96, सेम आंसर मिलेगा। समझ रहे हो। तो चाहे आप ये फर्स्ट वे यूज करो सेकंड वे यूज करो, सेकंड वे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम कराता है आपको, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाती है, थोड़े से आपके कंसेप्ट वहां पे क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वे में देखो आपकी स्टेप्स बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है ना, एक्स के फॉर्मेट आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ सकता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लास्ट में सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कॉमन लेना। जिसकी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने 24 into 3 और 24 into 2 मैं कर सकता था ना, ये 24 into 2 जो है 48 लिख सकता था ना, क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि फिर मुझे 24 into 3 भी करना पड़ता, फिर डिफरेंस लेना पड़ता, उससे तो ये स्टेप बेटर है मेरी। ठीक है ना। तो आप इधर पे यूज कर सकते हो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जरूरी नहीं है जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, हर एक पर्सन का कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा सेम आना चाहिए सबका, सेम क्वेश्चन का। समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ आपको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना होगा। दिस इज द नेक्स्ट वन। सो क्या करें क्वेश्चन में, इफ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ सुमित, साक्षी एंड संकेत इज 5:6:4, आज का रेशियो है, हाँ ये प्रेजेंट है, एंड द एज ऑफ साक्षी आफ्टर 2 years इज 38 years, देन फाइंड द एज ऑफ सुमित 3 years बैक। सुमित का 3 साल पहले वाला एज फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रीवियस सेशन में वी हैव डन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको समय देता हूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ कौन कौन लोग हैं हमारे पास है यहाँ पे सुमित, देन साक्षी, देन संकेत, 3 लोग हैं, ठीक है। इनका प्रेजेंट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5x, 6x एंड 4x। सही है। अब देखो साक्षी जो है 2 साल बाद 38 ईयर्स की होने वाली है, तो साक्षी आज का 6x है। मैं अगर उसका 2 years बैक कैलकुलेट करूं, है ना, 2 years आफ्टर अगर कैलकुलेट करो 2 साल बाद, तो साक्षी का एज क्या हो जाएगा, 6x+2 हो जाएगा 2 साल बाद। 2 साल बड़ी हो जाएगी ना वो, और 2 साल बड़ी होने के बाद वो तो 38 के बराबर होने वाला है। तो 6x = 36 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। अब x की वैल्यू मिल गई तो आप किसी का भी एज फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो क्या पूछ रहा है, सुमित का 3 साल पहले वाला एज चाहिए। तो ये 5x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 into 6 से, तो सुमित जो है वो 30 साल का होता है आज प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 years बैक जो है सुमित का एज कितना होगा, 30 - 3, मतलब ये कितना आ जाएगा, 27 years। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। समझ रहे हो, देखो कितना इजी है कैलकुलेट करना, है ना। जो चीजें दी है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, इजीली आंसर आएगा आपका। ठीक है,
क्लियर? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली डिस्प्ले करता हूँ, आपको उसको भी सॉल्व करना है. If the ratio of percentage of A and B is 1:8 and the sum of their age is 36 years, then find the percentage of B. Percentage of A and B जो है 1:8 उसका रेशियो है. And sum of the age is 36 years, then find the percentage of B. परसेंटेज का ही सम आपको कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए. जल्दी से सॉल्व करिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन. ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 1:8. तो प्रेजेंटेज का रेशियो दिया है, तो मैं x और 8x कंसीडर करता हूँ इन दोनों का एज. एंड द सम ऑफ देयर एज इज 36. मैं अगर इन दोनों का सम करूंगा तो ये 36 बनना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम करता हूँ तो कितना आ रहा है? 9x. 9x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 9 4 36, मतलब ये 4 आ जाएगा. फाइंड द परसेंटेज ऑफ b पूछा है उन्होंने. b का परसेंटेज कहाँ पे है? ये 8x है ना. ठीक है, सो यहाँ पे 8x मतलब 8 into 4 करना पड़ेगा. तो ये कितना आ जाएगा? 32 इयर्स. देखो कितना इजी है इसको सॉल्व करना. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, सो आई होप ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं ये सबको अच्छे से समझ में आया है. ठीक है, आपको क्या करना है, से भी और 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है इस सेशन के बाद, सो दैट आपके ये जो कंसेप्ट्स है वो पक्के हो जाएंगे. ठीक है, सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू, बाय. हेलो.